Let's make bookmark. आज बुकमार्क में हम गांधी को इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित राजनीतिक बहस की तरह समझने की कोशिश करेंगे। भारत में गांधी शायद सबसे ज्यादा मौजूद पब्लिक फिगर है। उनकी तस्वीर हमारे नोटों पर है, सरकारी दफ्तरों में है, स्कूलों की दीवार पर है, पॉलिटिकल स्पीचेस में है और प्रोटेस्ट में भी है। लेकिन इसके बावजूद शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे लेकर इतना भ्रम हो। लोगों के लिए गांधी नैतिक राजनीति की प्रतीक हैं। कुछ के लिए वे असफल आइडियलिस्ट हैं, कुछ उन्हें जाति व्यवस्था का समर्थक मानते हैं और कुछ आधुनिक भारत की नैतिक चेतना। दिलचस्प बात यह है कि इन सब विरोधी छवियों के बावजूद गांधी भारतीय सार्वजनिक जीवन से गायब नहीं होते। हर पीढ़ी उन्हें अपने तरीके से पढ़ती है, कभी नेशनलिज्म के भीतर, कभी उसके खिलाफ, कभी सामाजिक न्याय की बहसों में तो कभी नैतिकता और राज्य के सवालों में। समस्या यह है कि हमने गांधी को धीरे धीरे प्रतीकों में बदल दिया है। कहीं वे केवल चरखा बनाकर रह गए हैं, कहीं अहिंसा का एक साधारण नारा और कहीं सोशल मीडिया कैंपेन्स के स्थायी खलनायक। लेकिन गांधी इन सब सरलताओं से कहीं ज्यादा जटिल पॉलिटिकल थिंकर थे। राज्य उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में पेश करता है। सामाजिक आंदोलनों में उनकी तस्वीर प्रतिरोध के सिंबल की तरह दिखाई देती है। वहीं इंटरनेट कल्चर ने गांधी को मीम्स, आधे सच और सिलेक्टिव कोटेशंस तक सीमित कर दिया है। गांधी के बारे में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है लेकिन उन्हें सबसे कम पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंथनी परेल अपने लेख फ्रॉम पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक महत्वपूर्ण फर्क की बात करते हैं। उनके अनुसार भारत में राजनीति पर सोच पहले भी मौजूद थी, लेकिन गांधी के साथ पहली बार भारतीय फिलोसॉफिकल और एथिकल ट्रेडिशंस आधुनिक राजनीतिक भाषा में बदलती दिखाई देती है। परेल इसे पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया से इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तरफ बदलाव कहते हैं। कॉलोनियल पीरियड तक राजनीति पर चर्चा मोस्टली यूरोपीय विचारों के भाषा में होती थी। लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म जैसे फ्रेमवर्क्स भारतीय राजनीतिक बहसों को दिशा देते थे। गांधी पहली बार भारतीय ट्रेडिशंस के अंदर से पॉलिटिकल वोकैबुलरी निकालने की कोशिश करते हैं। सत्य, अहिंसा, स्वराज, स्वदेशी और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे विचार उनके यहाँ केवल नैतिक शब्द नहीं रहते बल्कि राजनीतिक अवधारणाएं भी बन जाते हैं। गांधी केवल कॉलोनियल रूल के खिलाफ नहीं थे, उनका सवाल इससे बड़ा था। वे पूछ रहे थे कि अगर अंग्रेज चले जाएं लेकिन हिंसा, लालच, सामाजिक असमानता और एक्सप्लॉइटेशन की संरचनाएं बनी रहें तो क्या उसे सचमुच आज़ादी कहा जा सकता है। उनके लिए समस्या केवल विदेशी शासन नहीं था, वे उस मानसिकता की भी आलोचना कर रहे थे जो सत्ता, डोमिनेशन और इकोनॉमिक ग्रीड को सभ्यता का संकेत मानती है। इसलिए गांधी राष्ट्रवाद को भी नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। उनके लिए स्वतंत्र भारत केवल नया राज्य नहीं बल्कि नए तरह का समाज होना चाहिए था। यहीं से गांधी के पॉलिटिकल थॉट की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, स्वराज। आज स्वराज को अक्सर राजनीतिक आज़ादी के रूप में समझा जाता है, लेकिन गांधी के यहाँ स्वराज केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, वे इसे सेल्फ रूल से जोड़ते हैं। उनके लिए कोई समाज तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वह अपनी इच्छाओं, हिंसा, लालच और डिपेंडेंसी की मानसिकता पर नियंत्रण ना पाले। गांधी बार बार कहते हैं कि केवल शासक बदलने से समाज नहीं बदलता। अगर अन्याय की संरचनाएं वैसी ही बनी रहें तो कॉलोनियल पावर की जगह केवल नया रूलिंग क्लास ले लेता है। शायद इसी कारण गांधी का स्वराज आज भी एक कठिन विचार लगता है, क्योंकि वह आज़ादी को डिसिप्लिन से जोड़ता है। वी.आर. मेहता अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी को एक सिंथेटिक थिंकर कहते हैं। गांधी राजनीति को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखते थे। उनके यहाँ इकोनॉमी, मोरालिटी, रिलीजन, लेबर और सोशल लाइफ सब एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल हैं। आधुनिक राजनीति जहाँ राज्य और सत्ता तक सीमित दिखाई देती है, गांधी के यहाँ राजनीति रोजमर्रा के जीवन से शुरू होती है। आप क्या पहनते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, किसके श्रम पर निर्भर हैं, किन लोगों को ऊंचा और नीचा मानते हैं। यही कारण है कि गांधी खादी को केवल कपड़ा नहीं मानते, वे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, कॉलोनियल इंडस्ट्रीज के विरोध और डिग्निटी ऑफ लेबर का प्रतीक बन जाते हैं। उनका स्वदेशी भी केवल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि लोकल कम्युनिटीज और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की रक्षा का विचार था।
इसी कारण गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन की आलोचना करते हैं। हिंद स्वराज में वे इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी की बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। वे मशीन्स, स्पीड और एंडलेस इकोनॉमिक ग्रोथ को अपने आप प्रगति मानने से इनकार करते हैं। उनका संघर्ष उस सिविलाइजेशनल मॉडल से भी था जो इंसान को केवल प्रोडक्शन और कंजम्पशन की इकाई में बदल देते हैं। आज जब दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस, मानसिक अकेलेपन और एंडलेस कंज्यूमरिज्म से जूझ रही है, तब गांधी के सवाल फिर से प्रासंगिक लगने लगते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी गांधी को इसी संदर्भ में पढ़ते हैं। नंदी के अनुसार गांधी केवल कॉलोनियल पावर को चैलेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि मॉडर्निटी की उस साइकोलॉजी को भी चुनौती दे रहे थे जिसमें सत्ता, अग्रेशन और कंट्रोल को प्रोग्रेस का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक राजनीति अक्सर कठोरता को लीडरशिप और हिंसा को करेज से जोड़ती है। गांधी इस सोच को उलट देते हैं। नंदी के अनुसार गांधी मॉडर्न मैस्कुलिनिटी की उस छवि को चैलेंज करते हैं जिसमें डोमिनेशन को ही ताकत माना जाता है। यही कारण है कि गांधी की राजनीति आज भी कई लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि आधुनिक राजनीति में नैतिक संयम से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन दिखाई देता है। उनके लिए हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, अपमान भी हिंसा है, जातिगत हायरार्की भी हिंसा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हिंसा है और नफरत भी हिंसा है। इसलिए गांधी अहिंसा को कमजोरी नहीं बल्कि नैतिक साहस में बदल देते हैं। वे मानते थे कि हिंसा तुरंत परिणाम दे सकती है, लेकिन अंततः वे डोमिनेशन की नई संरचनाएं पैदा करती है। गांधी के लिए साधन और साध्य अलग नहीं हो सकते। अगर आज़ादी हिंसा और नफरत पर आधारित होती तो वह अंततः उसी समाज को जन्म देती जिसे मुक्ति पाने के लिए दावा किया जा रहा था। यहीं से सत्याग्रह का विचार निकलता है। गांधी इसे ट्रुथ फोर्स कहते हैं। यह ऐसा संघर्ष था जिसमें विरोधी को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि नैतिक रूप से चुनौती दी जाती है। आधुनिक राजनीति अक्सर विरोधी के पूर्ण विनाश की भाषा में सोचती है। गांधी उसके भीतर नैतिकता को वापस लाने की कोशिश करते हैं। उनका विश्वास था कि अन्याय करने वाले व्यक्ति की कॉन्शियंस को भी संबोधित किया जा सकता है। इसलिए सत्याग्रह केवल राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि नैतिक दबाव भी था। यही कारण है कि गांधी जेल, उपवास और कष्ट को भी राजनीतिक प्रतिरोध का हिस्सा बना देते हैं। गांधी की जटिलता का एक और कारण यह भी है कि वे किसी भी सीधी वैचारिक श्रेणी में फिट नहीं बैठते। A.K. रामानुजन अपने लेख इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में भारतीय सोच की कई परतों वाली प्रकृति की बात करते हैं। शायद इसी कारण गांधी एक साथ ट्रेडिशनल भी दिखाई देते हैं और रेडिकल भी। वो डीपली रिलीजियस हैं लेकिन धार्मिक राष्ट्रवाद से सावधान भी करते हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते हैं लेकिन आक्रामक नेशनलिज्म से डरते भी हैं। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक धाराएं गांधी को अपने अपने तरीके से पढ़ती हैं। गांधी पर सबसे तीखी बहस जाति को लेकर हुई है। उन्हें वर्ण व्यवस्था का समर्थक कहा गया है, रिफॉर्मिस्ट कहा गया है और कई बार एंटी दलित भी कहा गया है। लेकिन चंद्रकांत वानखेड़े अपनी किताब गांधी क्यों नहीं मरते में इस सिंप्लीफिकेशन का विरोध करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि गांधी ने अपने आश्रम में दलित परिवारों को जगह दी थी, टेम्पल एंट्री आंदोलनों का समर्थन किया था, उच्च वर्ग के लोगों से उन कामों को करने को कहा था जिन्हें समाज नीचा मानता था। उन्होंने अनटचेबिलिटी को हिंदू सोसाइटी का कलंक कहा। यह केवल प्रतीकात्मक राजनीति नहीं थी, उस समय ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में इन कदमों का वास्तविक विरोध हुआ था। यहाँ गांधी की डिग्निटी ऑफ लेबर का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था प्योरिटी और पॉल्यूशन के विचारों पर टिकी हुई है। कुछ श्रम सम्मानजनक माने जाते हैं और कुछ अपमानजनक। गांधी इसी डिवीजन को चुनौती देते हैं। वे श्रम को नैतिक गरिमा से जोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांधी और अंबेडकर की राजनीति एक जैसी थी। अंबेडकर जाति को केवल नैतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक समस्या मानते हैं। वे कानून, अधिकारों, रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देते हैं। गांधी सामाजिक चेतना बदलना चाहते हैं, अंबेडकर सामाजिक ढांचा। यही दोनों के बीच मूल टकराव था। वानखेड़े एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। ऑर्थोडॉक्स कास्ट सोसाइटी गांधी को कभी हार्मलेस व्यक्ति की तरह नहीं देखता था। टेम्पल एंट्री आंदोलनों का विरोध हुआ, हरिजन कैंपेन्स पर हमले हुए। कंजर्वेटिव समाज गांधी को जातिगत व्यवस्था के लिए खतरे की तरह देख रहा था। फिर भी यह कहना कठिन है कि गांधी पूरी तरह रेडिकल एंटी कास्ट थिंकर थे। उनकी सीमाएं थीं।
उनके कुछ विचार आज गंभीर आलोचना के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्हें केवल कास्ट हायरार्की का रक्षक कह देना भी इतिहास को बहुत सरल बना देता है। शायद गांधी की सबसे बड़ी जटिलता यही है कि वह एक साथ परंपरा के भीतर भी थे और उससे संघर्ष भी कर रहे थे। शायद यही कारण है कि गांधी आज भी समाप्त नहीं होते, क्योंकि भारत अब भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है जिनसे गांधी जूझ रहे थे। पॉलिटिक्स और मोरालिटी का संबंध क्या हो, डेवलपमेंट किसे कहा जाए और नेशनलिज्म बिना नफरत के संभव है या नहीं, क्या सोशल जस्टिस केवल कानून से आएगा, क्या हिंसा न्याय ला सकती है, इन सवालों का कोई अंतिम उत्तर आज भी मौजूद नहीं है, क्योंकि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे भारत के अधूरे सवालों का एक नाम भी थे। आज की बुकमार्क में बस इतना ही। सुनते रहिए लेट्स माइक। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।